बच्चों, आज अपन सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट पेपर है उसको और आगे बढ़ाएंगे। प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। आज अपन ब्रिटिश मंत्रिमंडल मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और मंत्रिमंडल की चर्चा करते हैं। इसके बारे में जानते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था का उद्गम स्थल है और संसदीय व्यवस्था का एक करोलरी एक स्वाभाविक जो परिणाम है वो है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। क्योंकि संसदीय व्यवस्था के तहत जो संसद का लोकप्रिय सदन है वह उसका विश्वास कार्यपालिका को होना चाहिए और उस कार्यपालिका को मूर्त रूप प्रदान करता है वो है मंत्रिमंडल और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री कहलाता है। ऐसी व्यवस्था हम भारत में भी देखते हैं, तो इसलिए इस मंत्रिमंडल की चर्चा आज करते हैं। डायसी कहता है कि यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, परंतु वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्तियां कैबिनेट में निहित होती है। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल में, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल में निहित होती है। अपने मंत्रिमंडल को कैबिनेट भी कहते हैं, कैबिनेट सिस्टम भी कहते हैं। और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय पद्धति एक महत्वपूर्ण विकास है और आज यह लगभग सभी संसदीय व्यवस्थाओं में मंत्रिमंडलीय पद्धति का विकास हुआ है। ब्रिटेन की ही देन है। बेजहॉट कहता है कि कैबिनेट वो एक चीज है, एक बीच में बांधने का काम करता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को, क्योंकि व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन के विश्वास पर निर्भर करता है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का बीच का जो एक बीच की कड़ी है वो है मंत्रिमंडल। इसी प्रकार लावेल ने इसको राजनीतिक मेहराब की आधारशिला कहा है। रैमजे म्योर जो कि बहुत बड़े एक ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालक क्रम है, चक्र है ना, राज्य के जहाज का परिचालक चक्र है। तो इस प्रकार ब्रिटिश व्यवस्था को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को। असल में मंत्रिमंडल है क्या? तो मंत्रिमंडल, इसको मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। मंत्रिमंडल है क्या? मंत्रिमंडल असल में कार्यपालिका है, वो कार्यपालिका जो कि सामान्यतः संसद यानी कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है ये तो है, लेकिन साथ में यह भी है क्योंकि व्यवस्थापिका से ही मंत्रिमंडल का चुनाव होता है, तो कुल मिलाकर व्यवस्थापिका के ऊपर भी जो मंत्रिमंडल है उसका ही कुल मिलाकर नियंत्रण रहता है। कुल मिलाकर उसके अनुसार ही व्यवस्थापिका में कानून बनाए जाते हैं। अब जो मंत्रिमंडल है, सबसे पहले अपन एक बात और स्पष्ट करें कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर स्पष्ट करें, अपन जान लें। मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं, मंत्रिमंडल, दोनों शब्दों में गौर करना, दोनों शब्दों में अंतर है, दोनों के अर्थ में अंतर है। मंत्रिपरिषद का आकार बृहत होता है। मंत्रिपरिषद एक बृहत आकार, यानी कि जितने भी मंत्री होते हैं सरकार में, कार्यपालिका में, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त और जिसको सम्राट शपथ दिलाता है, तो ऐसे समस्त मंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद में आते हैं, वो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल जो है में सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। जो बहुत ही प्रमुख मंत्री होते हैं, बहुत एक वरिष्ठ मंत्री होते हैं, उनको मिलाकर एक छोटा समूह मंत्रिपरिषद में बनाया जाता है, जो सामान्यतः कार्यपालिका संबंधी और कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापिका से क्या कानून बनवाना है उससे संबंधित नीतिगत निर्णय, सभी निर्णय ये मंत्रिमंडल लेता है, जो कि एक छोटा समूह होता है मंत्रिपरिषद में से। और जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो बहुत वरिष्ठ और अनुभवी होते हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का छोटा, और मंत्रिमंडल ही निर्णायक स्थिति में होता है ना। ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की स्थिति है। अब जो है मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, तो सामान्यतः हम देखते हैं जैसे सभी संसदीय व्यवस्था में होता है, ऐसे ही ब्रिटेन में भी जो ब्रिटेन की संसद के दो सदन हैं पार्लियामेंट के, लॉर्ड सभा, उच्च सदन और
कॉमन सभा, निम्न सदन। तो जो कॉमन सभा है वो लोकप्रिय सदन यानी जनता के द्वारा निर्वाचित है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। उस कॉमन सभा में जिसको भी बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत प्राप्त दल के, उस बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त दलों के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर समस्त मंत्रिपरिषद के और मंत्रिमंडल के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। मंत्रिमंडल का गठन सामान्यतः संसद के सदस्यों के बीच में से ही होता है, लेकिन यदि कोई मंत्री सदस्य नहीं है यानी किसी गैर संसद सदस्य को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें यह व्यवस्था है, जैसे भारत में भी है, कि 6 माह के अंदर उसको संसद की सदस्यता या तो लोकसभा की सदस्यता ले ले या फिर वो कॉमन सभा में चुन कर आए, किसी उपचुनाव के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से कॉमन सभा में चुनकर आए। तो संसद सदस्य का होना 6 माह के भीतर, 6 माह से अधिक बिना सदस्य रहे कोई भी मंत्री नहीं रह सकता है। हूबहू लगभग ये स्थिति भारत में भी है। और जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, मंत्रिमंडल का प्रधान होता है ना। और इसलिए प्रधानमंत्री वास्तव में जैसा कि एमरी कहता है कि वास्तव में किसी अधिनायक को ही अपनी कैबिनेट के निर्माण में इतनी अधिक स्वेच्छाचारी शक्ति प्राप्त होती है जितनी प्रधानमंत्री को। अब हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है संसदीय व्यवस्था में बहुत ही शक्तिशाली होता है, और मंत्रियों की नियुक्ति में भी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की चलती है। सामान्यतः ब्रिटेन में 2 पार्टी की व्यवस्था है, 2 दलीय ही व्यवस्था है। दोनों प्रमुख दल, चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टी हो या लिबरल पार्टी हो, यानी रूढ़िवादी दल और अनुदारवादी दल, रूढ़िवादी दल और श्रमिक दल, ये 2 ही प्रमुख पार्टियां हैं, और इन्हीं के बीच में सत्ता बारी बारी से ऑल्टरनेटली ये दोनों संभालते हैं। हालांकि जो तीसरा एक प्रमुख दल है लिबरल पार्टी, उदारवादी दल, वो भी कई बार निर्णायक भूमिका निभाता है। जब बहुमत दोनों दलों को नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में उसकी भी निर्णायक भूमिका होती है। तो ऐसी स्थिति में 2 ही दल हैं, तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को बहुत अधिक शक्ति मिल जाती है। और अभी हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन है ना, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। और जो मंत्रिमंडल है उसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं, विभाग कौन कौन सा होता है ना। एक चीज और, मंत्रिमंडल बहुमत दल का नेता अपनी पार्टी के हिसाब से बनाता है, लेकिन जो वॉर टाइम है, युद्ध के समय में, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ, राष्ट्रीय सरकार का गठन होता है, राष्ट्रीय मंत्रिमंडल का गठन होता है, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ऐसा द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हो चुका, चर्चिल के समय में हो चुका, और ऐसा हो सकता है। अब मंत्रिमंडल के विभाग कौन कौन से होते हैं, तो मंत्रिमंडल में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, और समय के हिसाब से उसमें नए विभागों का गठन भी हो सकता है। 1937 के सम्राट के मंत्री परिनियम के अनुसार वर्तमान समय में मंत्रिमंडल के जो पद है वो इस प्रकार है: प्रधानमंत्री और राजकोष का प्रथम लॉर्ड यानी प्रथम मंत्री, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर यानी वित्त मंत्री, गृह विभाग, अच्छा वहां सचिव कहते हैं, ध्यान रखना, मंत्री को सचिव कहते हैं, गृह विभाग का सचिव, उपनिवेशों का सचिव, विदेश विभाग का सचिव, वायुसेना का सचिव, युद्ध सचिव, जल नौसेना का लॉर्ड, स्कॉटलैंड का सचिव, ऐसे वाणिज्य सचिव, शिक्षा सचिव, कृषि सचिव, स्वास्थ्य सचिव, ये जो है ना, ये सभी जो है ये मंत्री हैं। सचिव का मतलब ध्यान रखना मंत्री ही। इसी जमाने में ब्रिटिश कैबिनेट में भारत मंत्री भी हुआ करता था, भारत मामलों का मंत्री, खैर इसको सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहते थे। तो ये सभी अभी है, और इस तरह से ये सारे विभाग हैं मंत्रियों के मंत्रिमंडल में, जिसको कि प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार, अपने विवेक के अनुसार वो बांटता है अपने विभागों को मंत्रियों के बीच में। अब मंत्रिमंडल कार्य और शक्तियां क्या क्या है, बहुत विस्तार से, क्योंकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के पास ही है, और जो सम्राट है वो मंत्रिमंडल के सहायता सलाह पर ही कार्य करता है। तो मंत्रिमंडल का शासन संबंधी अधिकार और उसकी शक्तियां बहुत व्यापक है। सबसे पहले देखिए कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। हम जानते हैं कि मंत्रिमंडल
ही वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना और देश की किसी भी नीति को अंतिम रूप देना, ये मंत्रिमंडल की शक्ति है। राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण मंत्रिमंडल के पास है। मंत्रिमंडल प्रशासन के विभिन्न अंगों के बीच में एक समन्वय का काम करता है। ये मंत्रिमंडल की कार्यकारी संबंधी शक्तियां हैं। विदेश विभाग हो या फिर वित्त विभाग हो, जितनी महत्वपूर्ण जितने निर्णय हैं वो मंत्रिमंडल ही लेता है और इसलिए मंत्रिमंडल निर्णायक स्थिति में शक्तिशाली है। विधायी संबंधी कार्य हम जानते हैं कि कुल मिलाकर मंत्रिमंडल ही विधायी संबंधी कार्यों को अंतिम रूप देकर सम्राट के समक्ष पेश करता है और संसद में पेश करता है। तो इसलिए जैसे नए कानून बनाना, नया विधेयक लाना, ये समस्त कार्य मंत्रिमंडल ही करता है। और वित्तीय कार्य तो हम जानते हैं कि यदि मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सदन में भेजे बिना ब्रिटिश बजट को लागू कर दिया गया है तो ये बहुत मुश्किल होगा। यानी जो संसद है उसकी मंजूरी चाहिए, लेकिन उस बजट को अंतिम रूप में जो है अंतिम मूर्त रूप कैबिनेट या मंत्रिमंडल ही देता है। इसके अतिरिक्त भी मंत्रिमंडल के बहुत सारे कार्य हैं। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल जो है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच की ऐसी कड़ी है जो दोनों जगह पर निर्णय लेने में अपनी सक्षम और अंतिम शक्ति के रूप में स्थापित है। ये मंत्रिमंडल के बारे में कुछ विचार, कुछ जानकारी है। और मंत्रिमंडल के बारे में कुछ एक और जानकारी देकर हम प्रधानमंत्री के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे अगले व्याख्यान।